इक्विटी में अगर पिछले 20 सालों का डेटा मैं निकालूं तो 15.5% का रिटर्न आया है और प्रॉपर्टी में वही रिटर्न 8-1% के आसपास है। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, तो अब इट इज़ नॉट गारंटेड कि भाई वो रेंट पे उठेगी और उसका एप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा चंक आपका इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर्टी में लगने वाला है। यू हैव एन ऑप्शन टू डाइवर्सिफाई द थिंग्स इन इक्विटी, बट यू डोंट हैव द ऑप्शन टू डाइवर्सिफाई इन प्रॉपर्टीज। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल रियल एस्टेट और बैंक एफडी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं रेदर देन स्टॉक मार्केट। तो आज हम देखेंगे विच वन इज ट्रूली बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट। हाय, आई एम योर बंधु निहारिका और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है मिस्टर शिवाल रस्तोगी सर, जिन्हें 23 ईयर्स एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों की वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो सर। हेलो सर, पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि घर खरीदने में और इक्विटी में इन्वेस्ट करने में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली ये डिफरेंस यहाँ से क्रिएट हुआ क्योंकि ये दोनों एसेट क्लास ही हैं, चाहे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें और चाहे आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें। लेकिन अब कहाँ पे समझदारी है, उस बात को पहले शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप रहने के लिए घर खरीद रहे हैं तो वो आपका अलग एस्पेक्ट है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीद रहे हैं जिससे कि आपको इनकम जनरेट करना है या वेल्थ क्रिएट करना है, तो उस मद्देनज़र आप इक्विटी से कंपैरिजन बिल्कुल करना चाहिए। वहाँ पे अगर आप घर रहने के लिए खरीद रहे हैं तो कोई कंपैरिजन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज एक बेसिक नीड होती है इंसान की कि सर के ऊपर छत चाहिए होती है, तो उसके लिए अगर वो घर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल वो खरीद सकते हैं घर। तो जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो हाँ, वहाँ पे कंपैरिजन करना चाहिए। वहाँ पे दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, दोनों के अलग अलग रिटर्न्स हैं और उन रिटर्न्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जिसमें कि मैं आपको क्लैरिटी दूंगा हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ में फ़ायदा है और कौन सी चीज़ में नुकसान है। और सर, हम दोनों के रिस्क को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा होगा, ठीक है। रिस्क पैरामीटर प्रॉपर्टी में भी होते हैं। पहली चीज़ तो ऐसी प्रॉपर्टी जनरली ली जाती है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ रेंटल इनकम जनरेट हो सके। तो आप मेट्रो सिटीज़ में ले सकते हैं या टायर 1 सिटीज़ में ले सकते हैं। टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कम देखने को मिलती हैं, बिकॉज वहाँ पे जॉब्स के स्कोप कम होते हैं, तो बाहर से लोग कम आते हैं। ज़्यादातर जिन लोगों के घर होते हैं उन्हीं घरों में वो लोग रह रहे होते हैं। अगर आप इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में भी क्या होता है कि वहाँ पे भी रिस्क के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन रिस्क के चांसेस कब ज़्यादा हैं, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं बनाते। जितना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो आप बनाएंगे उतने रिस्क के चांसेस हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, तो अब इट इज़ नॉट गारंटेड कि भाई वो रेंट पे उठेगी और उसका एप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा चंक आपका इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर्टी में लगने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से मैं इक्विटी के लिए भी कहूँगा कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, मतलब कि 1 या 2 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर रखा है, तो पूरी की पूरी रिलायबिलिटी उन पे ही आ जाएगी। अब अगर वो बढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, एप्रिशिएट करेगी आपकी कैपिटल, और अगर वो नहीं चले तो आपकी कैपिटल एप्रिशिएट नहीं करेगी। प्रॉपर्टी में ये रिस्क है कि भाई आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते, बिकॉज वो कॉस्टली आती है। उसमें मिनिमम आज की डेट में 50 लाख 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन स्टॉक्स में ऐसी कोई दायरा नहीं है कि आप कितने का भी स्टॉक ले सकते हो। आप 10,000 का चाहो तो 10,000 का भी ले सकते हो, 5,000 का भी ले सकते हो, ठीक है। तो यू हैव एन ऑप्शन टू डाइवर्सिफाई द थिंग्स इन इक्विटी, बट यू डोंट हैव द ऑप्शन टू डाइवर्सिफाई इन प्रॉपर्टीज। ऐसा मैं कह सकता हूँ क्योंकि इनिशियल स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 ही प्रॉपर्टी आदमी पूरे लाइफ टाइम में लेता है। तो इन जनरल अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी इनिशिएट करेगा तो एक प्रॉपर्टी से ही इनिशिएट करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आप 10 स्टॉक भी ले सकते हो, 15 स्टॉक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर एक नहीं चला तो दूसरा चल जाएगा, दूसरा नहीं चला तो तीसरा चल जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी में तो अगर एक नहीं चली, एप्रिसिएशन नहीं हुआ, तो उसी पे पूरा बैठ है। तो ये फ़र्क है। तो रिस्क पैरामीटर से दोनों अपनी अपनी जगह पे रिस्क रखते हैं। जहाँ पे रिवॉर्ड आपको मिलेगा, रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। इक्विटी में रिस्क भी ज़्यादा है, लिक्विडिटी भी ज़्यादा है और ईजिली आप उसको डाइल्यूट भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी में ये सब चीज़ें नहीं होंगी। सर, लोगों को ऐसा लगता है उनकी रेंटल इनकम हो रही है तो उनका एक फिक्स्ड अमाउंट
हर मंथ आ रहा है। हाँ अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको तो मार्केट पे डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक, देखो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आप कुछ एक्स अमाउंट डाउन पेमेंट करते हो, उसके बाद में आप अपनी लोन की लायबिलिटी शुरू कर देते हो, ठीक है। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जितने की ईएमआई होती है उतना रेंटल इनकम नहीं जनरेट होती। ऑन एन एवरेज 3% का रेंटल इनकम है। अगर 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है तो आज की डेट में उसमें जो रेंट आएगा वो 25,000 रुपये महीने का रेंट आएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने ऊपर लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो, बर्डन कर रहे हो, ठीक है। ऑल्दो आपको एप्रिसिएशन पूरे में मिलने वाला है, लेकिन फिर भी एक लाइबिलिटी तो है ही। अगर इन एनी चांस कि आपको वो कभी डाइल्यूट करना पड़ जाए शॉर्ट टर्म में ही 1-2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर, तो आपको एप्रिसिएशन उतना नहीं मिलेगा, लेकिन आपका ब्याज का पैसा तो बराबर लग ही जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में आप जितना डाउन पेमेंट उधर कर रहे हो उतना आप इक्विटी में भी कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ पे आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आई, आपके पास जितने पैसे थे आपने उतना इन्वेस्ट कर दिया। अब उसको कैसे बढ़ाया जाए और वहाँ से इनकम कैसे जनरेट की जाए? अगर आपको रिसेंट टाइम में बहुत बड़ी अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर जो आप ईएमआई में पैसा देने जा रहे हो वो पैसा और इन्वेस्ट करते चले जाओ हर महीने, तो धीमे धीमे आपका वेल्थ क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इक्विटी जो है वो प्रॉपर्टी को ब्रीच कर देगी। रीज़न बीइंग कि इक्विटी में अगर पिछले 20 सालों का डेटा मैं निकालूं तो 15.5% का रिटर्न आया है और प्रॉपर्टी में वही रिटर्न 8-1% के आसपास है, ठीक है। ये एरिया वाइज डिपेंड करता है, 6 से 8% का रिटर्न है वहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं पिछले 4-5 सालों की बात करूँ तो पिछले 4-5 सालों के अंदर अगर मैं इक्विटी का रिटर्न देखूँ तो 30% का रिटर्न आया है ना। लेकिन वही प्रॉपर्टी का रिटर्न भी बढ़ा है क्योंकि वहाँ पे भी ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न आया है प्रॉपर्टीज़ में भी। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है मार्केट में कि जब भी इक्विटी चलना शुरू करेगा तभी प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसे साइकिल्स भी मैंने देखे हैं कि केवल प्रॉपर्टी के रेट बढ़े या केवल इक्विटी के रेट बढ़े, लेकिन ऑन एन एवरेज जब आदमी की पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है देन ओनली हर जगह पे चीज़ें महंगी होती हैं, ठीक है। चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो इक्विटी हो, या फिर सामान भी आप कोई बाजार से ला रहे हैं तो वो अगर कोई सामान 100 रुपये का मिल रहा है तो वो महंगा तभी बेचेगा आदमी जब उसे लगेगा कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, लोग खरीद रहे हैं इसको, है ना। तो उसी तरीके से प्रॉपर्टी और स्टॉक्स भी है, तो जहाँ पे भी डिमांड आएगी वो बढ़ेगी। जैसे जैसे लोगों की इनकम ग्रो होगी, जैसे जैसे उनके पास में पैसा बढ़ेगा, उनके पास एक्सेस मनी होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट की तरफ दौड़ेंगे, प्रॉपर्टी के लिए भी और इक्विटी के लिए भी। लेकिन हमेशा अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि इक्विटी जो है वो फ्रंट रनर रहेगा हमेशा। जब इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न बनेगा तभी प्रॉपर्टी में रिटर्न बनेगा। जैसे मैंने परसेंटेज का कंपैरिजन किया कि पिछले 20 साल का आंकड़ा 6 से 8% का कहता है और इक्विटी में 15-1%, 15.5% का कहता है। उसी तरीके से पिछले 4-5 सालों में जो हुआ वो मैंने आपको कंपेयर करके बताया। तो ओवरऑल रिस्क ऑब्वियस है कि इक्विटी में ज़्यादा है तभी वहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। सर इट वाज वेरी हेल्पफुल। हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात हो गई, अब हम बात करते हैं हमारे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। सर अगर हम इनिशियल और ऑनगोइंग कॉस्ट को कंपेयर करें रियल एस्टेट से और स्टॉक मार्केट से तो क्या कंपैरिजन रहेगा? अगर आप इनिशियल कॉस्टिंग की बात करते हैं, चार्जेस की बात करते हैं, तो रियल एस्टेट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो जितनी वैल्यू का भी आप घर खरीदोगे तो उस पर आपको 6 से 7% रजिस्ट्री कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करनी है, और अगर वो कॉस्ट होगी भी तो 0.25%, 0.5% के अराउंड ही होगी जो भी आप शेयर्स परचेज करते हो। हाँ, ब्रोकरेज के अलावा भी और चार्जेस होते हैं, बट द थिंग इज इट इज़ नॉट मोर देन 0.5% आई कैन से, ठीक है। तो आप ये देखो कि कहाँ पे कर रहे हो 6 से 7%। आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो, है ना, 1 करोड़ का घर खरीद रहे हो, लेकिन आप पे कर रहे हो 1 करोड़ पे 6 से 7%, मतलब कि 6 से 7 लाख रुपए, है ना। और यहाँ पे आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पे तो बहुत छोटी सी नॉमिनल कॉस्ट है, 0.5% यू कैन से, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट में तो यही है। इसके अलावा जैसे जैसे हम उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, अगर हम प्रॉपर्टी में चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें मेंटेनेंस बियर करना पड़ता है, उसको हमें और खूबसूरत बनाना है, रेंटल वैल्यू ऐड अप करने के लिए या कोई भी चीज़ करनी है तो हमें उसमें अपनी
बड़ी एक कॉस्ट डालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप जो भी कॉस्ट डालेंगे, यहाँ पे कॉस्ट कुछ है ही नहीं, क्योंकि आधा % क्या बराबर कॉस्ट है। तो आप जो भी डालोगे वो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट बन जाएगा। आप जितना एडिशनल पंप अप करोगे इक्विटी, आप उतनी ही बड़ी खरीद सकते हो, चाहे वो स्टॉक्स की बात करो चाहे म्यूचुअल फंड की बात करो, तो उतनी वैल्यू आपकी एडअप होती चली जाएगी। तो ये तो इनिशियल कॉस्ट की बात हो गई। ऑनगोइंग कॉस्ट में जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, इसके अलावा अब एग्जिट की बात आती है। तो एग्जिट में प्रॉपर्टी में एक बेनिफिट होता है कि वहाँ पे आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता, बिकॉज बायर हैज़ दैट लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जिट में भी थोड़ा बहुत चार्ज पे करना पड़ेगा, विच इज़ नॉमिनल, तो वो भी इक्विवेलेंट टू परचेज कॉस्ट। तो बहुत बड़ा चार्जेस का कोई इतना इक्विटी में रोल प्ले नहीं करता है। हाँ, प्रॉपर्टी में ये रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी जो टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू है उसमें आपकी रजिस्ट्री कॉस्ट ऐड होने के बाद में एग्जैक्ट आपकी वैल्यू निकल आती है कि भाई आपने 1 करोड़ का खरीदी था और रजिस्ट्री करवाई तो 1,07,00,000 का आपको घर। तो आप प्रॉफिट अगर जोड़ोगे तो उसी हिसाब से आप निकालोगे, ये फर्क है। सर कॉस्ट के कंपैरिजन में तो हमें स्टॉक ज़्यादा बेटर लग रहे हैं जी। और तो लिक्विडिटी में क्या कंपैरिजन रहेगा?